आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी एक अनोखी कहानी है और कहानी का नाम है आईना। अब इस कहानी के किरदार सच्चे हैं या इमेजिनेटिव, ये आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। शाम के करीब 7 बजे होंगे या फिर 9 बजे। दरअसल मुझे वक्त का कोई सही अंदाज़ा ही नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त दिन है या रात। न जाने कितना अरसा बीत गया है इस तहखाने में। यहाँ तो बस कैदियों की चीखें और पहरेदारों की आवाज़ सुनाई देती है। दिन की रोशनी का कोई अता पता ही नहीं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि इस तहखाने से आगे मेरा नसीब क्या होगा। बाहर की दुनिया में क्या क्या बदलाव आया होगा। क्या शाहजहानाबाद अभी भी आबाद होगा या ये शहर भी पूरी तरह से उजड़ चुका होगा। मैं तो बस दुआ कर सकता हूँ कि इस शहर को फिर से देख लूँ। वो रौनकें वैसे ही आबाद हों जैसे मैंने देखी हुई थी। कुछ वक्त बाद तहखाने का दरवाज़ा खोला गया और 2 सिपाही अपने अफसर के साथ मेरी तरफ आते गए। वो सिपाही मुझे उस गर्द आलूद कोने से उठाने लगे। ऐसा बड़े वक्त के बाद पहली बार हुआ कि किसी इंसान के हाथों ने मुझे छुआ। मैं तो इंसानों की शक्ल तक भूलने को आ गया था। ये अफसर अंग्रेज़ था और अंग्रेज़ी में अपने सिपाहियों से बोला कि मुझे एहतियात से उठाएं, वरना जनरल साहब सबको छोड़ेगा नहीं। मुझे तो कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कौन है और ये किस जनरल की बात कर रहे थे। आखिरी जनरल जिससे मेरा सामना हुआ था वो जनरल निकलसन था, जिसने मेरे रफ़ीक मालिक बहादुर शाह जफ़र को, खैर मैं उस दिन को याद नहीं करना चाहता। सिपाही मुझे दोनों हाथों से उठाकर दिन के उजाले में बाहर निकाल लाए। सूरज की मध्यम रोशनी से अंदाज़ा हो रहा था कि सर्दी का मौसम है। कुछ सिपाही बैरक में बैठे आग के अलाव के पास हाथ सेक रहे थे, कुछ दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे थे और कुछ सिपाहियों की टुकड़ी रोज़ाना की तरह मार्च पास कर रही थी। आसपास कुछ ट्रक्स और जीप्स वगैरह भी खड़ी थीं और पास में ही अस्तबल में घोड़ों की कतार थी। चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। बहुत सारे सिपाही बंदूक ताने हुए खड़े थे, एकदम नए तर्ज के हथियार और नई तरह की गाड़ियाँ। खुदा ही जाने कि कौन सा ज़माना था और कौन सा साल था। मुझे तो ये तक नहीं मालूम था कि दिन कौन सा है या महीना कौन सा चल रहा है। आसमान बादलों से भरा हुआ था और सूरज कभी किसी एक लम्हे के लिए बादलों से झांक रहा था। एक हिंदुस्तानी अफसर मेरे करीब आकर मेरी जांच करने लगा। मेरी लंबाई, चौड़ाई, शीशा और मेरा फ्रेम, ये सब जांच कर लिख लिया गया। और फिर उस अफसर ने अपने सिपाहियों से पूछा, आज डेट क्या है? एक छोटे कद के सिपाही ने जवाब दिया, साहब आज 25 फरवरी है। अफसर ने फाइल में डेट लिखा, 25 फरवरी 1919, दिल्ली। ये सुनकर पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि तहखाने में मुझे 50 साल से भी ज़्यादा वक्त तक बंद रखा गया था। 50 साल का वक्त काफ़ी लंबा होता है। मैंने तो शहर को पिछली बार 1857 में देखा था। अब एक नई सदी में आ गया हूँ। उस एक पल के लिए मेरे अंदर के भरे हुए अक्स जज्बात से उमड़ पड़े। वक्त काफ़ी गुजर गया था और अब 1919 में अंग्रेज़ों ने सारे हिंदुस्तान पर एक लंबे अरसे से हुकूमत कर ली थी। मुग़लों का वक्त कब का ख़त्म हो चुका था। अब वक्त था ब्रिटिश इंडिया का। उस अफसर ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे ट्रक में हिफाजत से भर दिया जाए और अमृतसर के लिए रवाना किया जाए। मुझे इतने सालों बाद पहली बार दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा था। एक पल के लिए तो यूं लगा कि मैं भी अपने मालिक शहनशाह बहादुर शाह जफ़र की तरह कैद करके जिला वतन किया जा रहा हूँ। उन्हें भी तो इसी तरह बांधकर शहर से बाहर किया गया था ना। ट्रक का दरवाज़ा बंद किया गया और ट्रक बैरक से बाहर बाजार में निकल आई।
हाय, बड़े दिनों बाद मैं इस बाजार को देख रहा था, पर ताज्जुब की बात यह थी कि इस शहर की रौनक छिन गई थी। कारोबार तो हो रहा था, पर चेहरे गमगीन थे। शहर के सारे लोगों में उदासी थी। ऐसा लग रहा था कि शाहजहानाबाद अभी भी 1857 का मातम मना रहा था। लोगों के चेहरे बदल चुके थे। उनके उठने बैठने में, चलने के चाल ढाल में बदलाव दिख रहा था। लिबास और पहनावे अब नए तर्ज के थे। वो छोटी छोटी दुकानें गायब हो चुकी थी। गालिबन सारे दुकानों पर अब नए तर्ज के बोर्ड चढ़े हुए थे। हर तरफ अंग्रेजी अफसरों का हजूम था, मानो शाहजहानाबाद में सिर्फ वही बसे हुए हों। ट्रक दिल्ली की सड़कों से निकलकर शहर छोड़ रही थी और मैं पहली बार शाहजहानाबाद की सरहद लांघ रहा था। ट्रक छोटी सड़कों से लंबे रास्तों पर आती गई और दिन ढल गया। अगले दिन दोपहर तक हम अमृतसर पहुंच गए थे। नया शहर, नए लोग, नए मंजर। बस हर तरफ अंग्रेजी सिपाही बिखरे पड़े थे, मानो शहर कम और छावनी ज्यादा थी। ट्रक एक सटीक सड़क से होकर एक सफेद क्वार्टर के पास रुक गई। ट्रक का दरवाजा खोला गया और 2 सिपाही मुझे उस क्वार्टर के अंदर ले गए। एक आलीशान सा क्वार्टर, अंग्रेजी तर्ज का फर्नीचर और बड़े बड़े कंदीलों से सजा हुआ हॉल। अंदर की सजावट किसी महल से कम नहीं थी। मुझे सिपाही हॉल के बीचों बीच से ले जाकर एक कोने में रखने के लिए ले गए। एक सिपाही दूसरे सिपाही से दबी आवाज में बोला, ये वही आईना है ना जो बहादुर शाह, और ये कहकर वो रुक गया और दूसरे सिपाही ने उसे श्श करके चुप करने को कहा। फिर उससे बोला, धीरे बोलो, जनरल साहब कड़क आदमी है, कहीं सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। वो सिपाही अभी यही बात कर रहे थे कि एक संतरी दरवाजे से बोला, सावधान, और एकदम से सारे सिपाही पुतलों की तरह खड़े हो गए। कुछ पलों में गैलरी से जूतों की टाप टाप से चलने की आवाज़ सुनाई दी। सिपाहियों की 2 साइड की कतारों के बीच सफ़ेद वर्दी पहने हुए एक जनरल ठीक मेरे सामने आकर रुका और मुझे हैरत भरी निगाहों से देखता रहा। फिर उसने ऊपर से नीचे तक मुझ पर नज़र दौड़ाई और ऊंची आवाज़ में बोला, दिस इज़ वंडरफुल, आई लव इट। फिर साथ ही वो अंग्रेज़ों वाले हिंदी लहजे में बोला, बहुत अच्छा है। मुझे इस बात का अंदाज़ा तभी हुआ कि ये शख्स ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर था, जिसे लोग जनरल डायर के नाम से जानते हैं, और अब से ये मेरा नया मालिक है। जनरल डायर तबीयतन बड़ा सख्त आदमी था, एकदम आर्मी तबीयत के मिजाज में ढला हुआ। लोग तो उसे बात करने में भी कतराते थे। खुद को साबित करने की तड़प उसे इंग्लैंड से कई मीलों दूर यहाँ हिंदुस्तान के इस हिस्से यानी अमृतसर ले आई थी। वो अपने आप को ऊंचे ओहदे पर देखना चाहता था और शायद यही वजह थी कि वो हमेशा हर एक खतरा मोड़ लेने के लिए एकदम तैयार रहता था। जनरल डायर हर रोज़ सुबह तैयार होकर मेरे रूबरू आता और अपने आप को उम्मीद भरी निगाहों से देखता रहता और अपने बालों को बारीकी से सजा कर रखता। उसके गुरूर की तपिश मैंने अपने अंदर महसूस की। वो तड़प आग से बढ़कर थी। हर दिन जनरल डायर अपने दीगर अफसरान के साथ मिलकर उस सफ़ेद लंबे टेबल पर मीटिंग करता और वहीं पर आगे के फैसले लिए जाते थे। हिंदुस्तान के बाकी शहरों की तरह अमृतसर भी अंग्रेज़ों की शोरिश से तंग आ चुका था। यहाँ के लोग हमेशा से ही जिंदा दिल तस्वुर किए जाते थे। कई सालों से सीनों में आज़ादी की चिंगारियाँ दबी हुई सुलग रही थी। उस टेबल पर वो अफसरान आए दिन लोगों की आक्रोश की खबरें एक दूसरे को सुनाते थे। मुझे तभी ये भी पता चला कि हिंदुस्तान में अब क़यादत के लिए बहुत सारे लीडर पैदा हो चुके हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक की आबियारी की। गांधी जी, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, खान अब्दुल गफ़ार खान और दीगर कई सारे लोगों के चहीते सरे फहरिस्त थे। ये तो आज़ादी का तूफ़ान था जो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ता जा रहा था और थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंग्रेज़ी हुकूमत हर तरह के हथकंडे अपना रहे थे कि इस आवाज़ को, इस तहरीक को किसी तरह दबा लिया जाए, और इसी सिलसिले में उन्होंने
रॉलेट एक्ट जैसा एक काला कानून जारी किया। इसके तहत वो किसी भी आज़ादाना ख्याल के शख्स को कैद कर सकते थे और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं की जा सकती थी। ये काले कानून गाहे बगाहे जालिम हुक्मरान लोगों के हौसले को तोड़ने के लिए अमल में लाते रहते थे। इसके नतीजे में गांधी जी के कहने पर लोगों ने पुरअमन तरीके से सत्याग्रह जैसी तहरीक में हिस्सा लिया। इस तहरीक में कई गिरफ्तारियां हुई और जुल्म के खिलाफ लोग एहतजाज करते रहे और आज़ादी की तड़प बढ़ती चली गई। एक शाम ठीक 7 बजे जनरल डायर अपने दीगर साथियों के साथ हाथ हवा में मारता हुआ चीखते चिल्लाते हॉल में आया। वो उसके पास आई हुई खबर से बेहद नाराज़ था। वो अंग्रेज़ी में अपने अफसरों से ये बता रहा था कि इस चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाए। इन लोगों को सीधा करने का वक्त आ चुका है। ये कहकर ही उसने टेबल पे ज़ोर से हाथ मारा और शीशे का गिलास टेबल से नीचे गिरकर टूट गया। वो मीटिंग देर रात तक चलती रही। काफ़ी असला और बारूद बाकी नज़दीकी कंटोनमेंट से मंगवाया गया। ये लोग टेबल पर रखे एक मैप पर बार बार ज़रब लगा रहे थे। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगले दिन ही बैसाखी थी और अमृतसर में हर तरफ त्योहार की गहमा गहमी थी। अप्रैल का महीना आ चुका था और अब तो सूरज भी बिना शर्माए अपने पूरे जलवे बिखेर रहा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब के सब बैसाखी की खुशियों में शिरकत के लिए घर से बाहर आए हुए थे। लोग बड़ी तादाद में एक मैदान में जमा हुए, जहाँ पर एक तरफ बच्चों के खेलने कूदने का सामान और झूले वगैरह थे और दूसरी तरफ खाने पीने की छोटी सी स्टॉल्स। चंद लोग ऐसे भी थे जो आए दिन के हालात पे बात भी कर रहे थे और कुल मिला के त्योहार का माहौल था। बच्चों की किलकारियां दूर से सुनाई दे रही थी। कुछ ही पलों में माहौल बदलने लगा। दूर से सिपाहियों के जूतों की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। अंग्रेज़ी सिपाहियों का एक बड़ा सा झुंड इस बाग की तरफ बढ़ने लगा और फिर उन्होंने बाग के बाहर जाने के सारे रास्ते को घेर लिया। पलक झपकते ही सारे सिपाही बंदूक के साथ खड़े हो गए। सिपाहियों के इस झुंड की सरबराही वही बदनाम ज़माना जनरल डायर कर रहा था। लोग हक्के बक्के से रह गए और कुछ लम्हों के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। जनरल डायर सिपाहियों की टुकड़ी के आगे आकर ऊंची आवाज में बोला, एम। सारे बंदूक ताने गए और उसके बाद वो फिर से बोला, शूट। फिर उस सन्नाटे को गोलियों की आवाज़, बच्चों और औरतों की चीखों ने भर दिया। सारा का सारा मैदान खून के रंग में रंग दिया गया। सिपाही लोगों पर बेतहाशा गोलियां बरसाते रहे। एक राउंड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यहाँ तक कि सारी की सारी गोलियां ख़त्म हो गई। सिपाहियों के इस झुंड ने 15 मिनट तक लोगों पर गोलियां बरसाईं। बिना रुके, बिना थके मासूम लोगों के सीने छलनी कर दिए गए। क़यामत जैसा माहौल था और चीखें आसमान को चीर रही थी। 1650 राउंड की गोलियां बरसाई गई। 500 जाने एक आन में ख़त्म कर दी गई। ये ऐसा खूनी खेल था जो आने वाले ज़मानों तक लोगों के जहन पर रहने वाला था। कई ख़ानदान उजड़ गए और कई फूल मुरझा गए। तारीख़ इस सानहा को जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानती है। ये खबर हॉल में पहुंचते ही मुझ पर हैबत तारी हुई। मैंने ऐसी हौलनाकी और दरिंदगी इससे पहले शाहजहानाबाद में ही देखी थी। लाशों के ढेर लगे हुए थे और पूरा शहर जल रहा था। अंग्रेज़ों ने कर्फ्यू लगाकर लोगों को अस्पताल तक जाने नहीं दिया और लोग सड़कों पर दम तोड़ते रहे। उस रात जनरल डायर हॉल में बरसता हुआ आया और अपने आप पर फख्र करते हुए मेरे रूबरू खड़ा हो गया।
वो तो अपने इस किए हुए काम पर नाज कर रहा था। मारे गए मासूम लोग उसके लिए मानो इनाम की तरह थे। इस तरह की हैवानियत मैंने इससे पहले किसी इंसान में नहीं देखी थी। अमृतसर कई दिनों तक मातम में रहा, पर इस जख्म ने एक नए जज्बात को जन्म दिया। जलियांवाला बाग का ये सानहा अंग्रेजी तानाशाही के ताबूत की सबसे बड़ी कील साबित हुई। जनरल डायर को कुछ ही अरसे बाद वापस इंग्लैंड भेजा गया और फिर वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। 1919 से आगे वक्त ऐसे गुजरता गया जैसे हाथ से रेत फिसल रही हो। एक के बाद दूसरा जनरल आता गया और जाता गया। अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद अब हिलने लगी थी, जो कि बिलाखिर 1947 के आते आते कई कुर्बानियों के बीच हिंदुस्तान की आज़ादी में बदल गई। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से बिलाखिर आज़ाद हो गया। मैंने अपने वजूद के रहते अपनी सारी उम्र कई रियासतें बस्ती और उजड़ती देखी। मैंने मुगलिया सल्तनत का उरूज देखा, फिर जवाल देखा। मैंने अंग्रेज़ों की ताकत उभरते देखी और अब उनका खात्मा भी देखा। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और मुझे एक हाथ से दूसरे हाथ बेच दिया गया। मैं अनगिनत बिचौलियों के हाथों से कई सारे छोटे बड़े घरों में रहा। लोग मेरी असलियत और मेरी असली कहानी भूलते गए, पर मैंने हर ज़माने के लोगों की कहानी अपने अंदर संभाली। वक्त 1947 से 2014 तक आता गया। मैं बार बार नीलाम होता गया। 2014 में एक गुजराती सेठ ने मुझे दिल्ली के एक सियासी लीडर को तोहफे में दिया। मैं 2014 में फिर से दिल्ली पहुंच गया। मेरी नज़र से देखो तो हिंदुस्तान में सिवाय चेहरों के कुछ भी नहीं बदला। ऐसा लगता है कि कहानी वही है, वही मार धाड़, लूट मार, खून खराबा, बस चेहरे बदल गए। गरीब हर जमाने में दबता रहा और मालदार हमेशा उनको दबाता रहा। 2014 से 2022 के आते आते मैं जनपद मार्केट की इस एंटीक शॉप में पहुंच गया और अब बस अपने नए मालिक के इंतज़ार में हूं। मेरी कहानी तो वक्त की तरह चलती रहेगी। हो सकता है आपसे किसी और मोड़ पे मुलाकात कर लूं। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा और हाँ, मेरी कहानी अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे वक्त के किसी और मोड़ पर। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts.